शाम के 7:30 बजे। ये लो, जब घर से जाता हूँ तब भी फ़ोन पर लगी रहती हो। अब दफ्तर से लौट कर आया हूँ तब भी फ़ोन पर ही बातें कर रही हो। रास्ते में सोचता हूँ घर जाऊँगा तो बीवी दरवाजे पर इंतज़ार करती मिलेगी। दोनों बेटी बाहें फैलाए पापा का स्वागत करेंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा है। चलो, बेटी अपने कमरे में पढ़ रही है, यहाँ तक तो ठीक है, पर हमारी श्रीमती जी न जाने किससे बातें कर रही हैं। अरविंद अपनी पत्नी पूनम से कहते हैं। पूनम धीरे से अरविंद को चुप रहने का इशारा करती है और फिर फ़ोन रखकर कहती है, मैं अपनी किसी सहेली से नहीं बल्कि आपकी बहन की ननद से बातें कर रही थी। उनके पति का तबादला इसी शहर में हुआ है, तो उन्होंने कहा है इसी सोसाइटी में उनके लिए घर देखें। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि दीदी से उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखी हूँ, और एक आप है कि इतनी ज़ोर से बातें करते हैं कि ज़रूर उन्होंने सुन लिया होगा। अब देखना मेरा मजाक उड़ाएंगी। अरविंद हंसकर बोले, अरे, घर मेरा, बीवी मेरी, मैं चाहे जिससे जितनी ज़ोर से बातें करूं, आखिर बैंड बाजे के साथ तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ। तभी पूनम की दोनों बेटी कमरे से बाहर निकली और पापा की बातें सुनकर हंसने लगीं। अरविंद बोले, ये लो, मेरी बेटियों को भी मेरी बातों से तकलीफ नहीं है। अरे, खुले मन से जियो, क्यों किसी की बातों का इतना सोचना। कहने वाले तो कहते ही रहते हैं। पूनम बोली, बस बस, अगर प्रवचन खत्म हो गया हो तो कृपा करें और हाथ पैर धो लें, फिर मैं गरम गरम चाय बनाती हूँ। अरविंद बोले, ये हुई ना एक अच्छी पत्नी वाली बात। मैं जानता हूँ तुम बस मुझे ऊपर मन से डांटती रहती हो, दिल से तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। पूनम अरविंद को इशारा करते हुए बोली, जरा तो शर्म करो, दो दो बेटी के बाप हो। इतना कहकर पूनम मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। अगले दिन पूनम ने अपनी ननद अनीता को ये खबर दी कि उनकी ननद इसी सोसाइटी में रहना चाहती हैं। अनीता बोली, भाभी, अब क्या बोलूं, उनकी एक बड़ी बुरी आदत है। छोटी छोटी बातों को वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलती हैं और फिर चारों तरफ फैला देती हैं। मैं तो कहूँगी कुछ बहाना बना दो और थोड़ी दूरी बनाए रखना। ननद हुई तो क्या हुआ, मेरा काम था आपको सचेत करना। अनीता का इतना कहना पूनम के लिए बहुत था। उसके कान खड़े हो गए। फिर जब अगली बार उनका फ़ोन आया तो उसने कुछ बहाना बना दिया और बात वहीं ख़त्म हो गई। बाद में जब वो उस शहर में आई तो पूनम को कभी फ़ोन नहीं किया, तो पूनम ने भी उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखी। एक रोज़ पूनम मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ शाम के वक्त पार्क में बैठी थी। उन सभी में कुछ उसकी उम्र से बड़ी तो कुछ छोटी औरतें भी थीं, पर हर किसी के साथ वो मिलजुल कर रहती थी। झुंड में अगर रहना है तो कभी कभी उन औरतों की कुछ बातें पूनम चुपचाप सुन लेती थी, पर जब कभी उसे लगता था कि वह गलत कर रही है तो उस पर वो अपनी राय देने से भी पीछे नहीं हटती थी। एक शाम पूनम सोसाइटी में टहल रही थी, तभी उसे सोसाइटी की एक महिला सुनीता मिली। दोनों में थोड़ी बातें हुई, फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गईं। दूर से कुछ महिलाओं ने पूनम को इशारा किया। पूनम ने गौर से देखा तो ये उसी मंडली की महिलाएं थीं जिनके साथ अक्सर पूनम बैठती थी। पूनम मुस्कुराते हुए वहां गई। उन सभी के बीच आभा जी बैठी हुई थीं, जिनकी उम्र बाकी की महिलाओं से ज़्यादा थी, तो सब उन्हें आंटी कहकर पुकारते थे। वो बोलीं, क्या तुम लोगों ने गौर किया, सुनीता की बेटी शिवांगी के कपड़े दिनों दिन छोटे होते जा रहे हैं। पूनम की सहेली काजल बोली, न जाने दुनिया को क्या दिखाना चाहती है, इसकी माँ को तो फुर्सत ही नहीं है। पूनम काजल से बोली, भाभी, आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे, इस उम्र में नहीं पहनेगी तो क्या ससुराल जाकर पहनेगी। छोड़ो ना इन सब बातों को, आप भी ना फिजूल की बातों में समय बर्बाद करती हैं। चलिए, बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। आभा आंटी बोले, ध्यान रखना पूनम, इन बच्चों के साथ दूसरे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। तुम्हारे घर में भी तो बेटी हैं, तुम्हें भी तो चिंता होती होगी। पूनम आत्मविश्वास के साथ बोली, आंटी, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। जो मैंने उन्हें संस्कार दिया है वो हमेशा याद रखेंगी। और अच्छे संस्कार ये नहीं कहते हैं कि अपनी आज़ादी को एक सीमा में बांध कर रखो। लड़कों की तरह लड़कियों को भी कपड़े पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद सब वहाँ से उठकर अपने अपने घर चले गए। घर आकर पूनम ने अरविंद से इन सभी बातों की चर्चा की थी। वो बोले, सही कहते हैं लोग कि कुछ महिलाएं इकट्ठा बैठी हैं, किसी न किसी की चर्चा तो ज़रूर होगी।
दो महिलाएं एक जगह बिना किसी की चुगली किए रह जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें उन औरतों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है। जिस परेशानी से वो कभी गुजरी हैं, आगे उन परेशानियों को सुधारने की जगह उसे वो और बड़ा कर देती हैं। तभी तो लोग कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये कहावत गलत नहीं है। एक शाम पूनम अपने परिवार के साथ बाहर जा रही थी। उसकी दोनों बेटियों ने छोटे छोटे क्रॉप पहने थे। सामने से आभा आंटी और काजल भाभी गुजर रही थी। पूनम को देखकर वो मुस्कुराई और उसकी दोनों बेटियों को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, मानो उसने कुछ गलत पहना हो। पूनम उनके व्यवहार से भली भांति परिचित थी, तो उसने बड़े प्रेम से बच्चों को उन लोगों से मिलवाया। दोनों बच्चों ने हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते कहा और पिता के हाथों को पकड़कर वो आगे चलने लगी। काजल भाभी बोली, पूनम कहीं बाहर जा रही हो? आभा आंटी बोली, किसी परिचित के घर जा रही होगी, अन्यथा लड़कियों को ऐसे कपड़ों में कहाँ बाहर ले जाएगी। पूनम मुस्कुराकर बोली, हाँ भाभी, बस मॉल तक जा रही हूँ, तो समझिए बाहर ही जा रही हूँ। गर्मी का मौसम आ रहा है तो अरविंद बोले, बच्चों के पसंद के कुछ कपड़े लाते हैं। और आंटी, ऐसे कपड़ों में क्या खराबी है? क्या ऐसे कपड़े पहनकर किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा सकते? अपनी सोच को बढ़ाइए तो दुनिया बहुत अच्छी लगेगी। कपड़े पहन लेने से बच्चे अपना संस्कार नहीं भूलते हैं। इतना कहकर पूनम परिवार के साथ निकल गई। उसके जाते ही दोनों मुंह बनाकर उसकी बातें करने लगी। आंटी बोली, बताओ, जब माँ बाप ही बच्चों को बढ़ावा देंगे तो ऐसे बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे? और बाद में जब कुछ हो जाएगा तो सारा दोष बच्चों पर डाल देंगे। काजल बोली, सही कह रही हैं आप आंटी, पर मुझे लगता है इसमें पूनम की गलती नहीं है। पूनम के पति अपनी दोनों बेटियों पर खूब पैसा लुटाते हैं। रहने दीजिए, हमें क्या करना। शाम हुई, सभी औरतें फिर इकट्ठा हुई, सब बातें कर रही थी। तभी पूनम बोली, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। वॉक के दौरान पूनम को फिर सुनीता मिली। वो बोली, पूनम, कल मेरी बेटी आपकी बेटी माही और मीनल से मिली थी। वो उनकी नीली और गुलाबी ड्रेस की बहुत तारीफ कर रही थी। आप कहाँ से लेकर आई थी? पूनम मुस्कुराते हुए उसके साथ वॉक करने लगी और दुकान के बारे में बताने लगी। पूनम सोसाइटी के सभी लोगों के व्यवहार से परिचित थी, इसलिए वो मिलजुल कर रहती थी। 2 दिन बाद शाम में अरविंद ऑफिस से फ़ोन करके बोले, रात में पनीर खाने की इच्छा है, पर तुम्हारे हाथ के पनीर की सब्जी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। घर में पनीर खत्म हो गया था, जिसके कारण पूनम करीब रात 8 बजे पनीर लाने के लिए पीछे के बाजार गई। रास्ते में अचानक उसकी नज़र सड़क की दूसरी ओर चाय की दुकान पर पड़ी, जहाँ काजल की बेटी और आभा आंटी का पोता एक साथ सिगरेट पी रहे थे। पूनम ने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया और पनीर लेकर घर की ओर चली गई। इस उम्र के बच्चों के बारे में पूनम को भी पता है, इसलिए उसने बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। कुछ रोज बाद जब वो शाम को पार्क के आसपास घूम रही थी, तभी सुनीता की बेटी शिवांगी किसी लड़के के साथ सोसाइटी के बाहर से अंदर आ रही थी। काजल और आभा आंटी फिर उसकी बातें करने लगीं। हे ईश्वर, इन लोगों ने तो पूरी सोसाइटी को गंदा कर दिया है। देखो कैसे हाथ में हाथ डाले चल रही है, और ये कैसे कपड़े पहनी है। पूनम को उनकी ये बातें बहुत बुरी लगीं। वो बोलती उससे पहले ही शिवांगी सामने से आकर बोली, थैंक यू आंटी, आपने मेरी मम्मी को इस ड्रेस के बारे में बताया। पूनम मुस्कुराकर बोली, वेलकम बेटा, क्रॉप में बहुत सुंदर लग रही हो। ये क्या तुम्हारा दोस्त है? शिवांगी हंसकर बोली, नहीं आंटी, ये मेरी मौसी का लड़का है, इसी शहर में रहता है। इसे ही लेने मैं सोसाइटी के गेट पर गई थी। इतना कहकर बच्चे चले गए। बच्चों के जाने के बाद पूनम ने काजल और आभा आंटी से कहा, आंटी, काजल भाभी का तो समझ सकती हूँ, उनकी उम्र भी कम है, पर आपकी उम्र को क्या हो गया है? सच कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी की नज़र से देखा कीजिए, तभी वो आपको प्यारी लगेंगी। आप ये भूल गई हैं कि जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो बाकी की उंगलियां हमें अपनी ओर झांकने को कहती हैं। काजल मुंह बनाते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं? पूनम मुस्कुराकर बोली, ऐसे बच्चे? आपका इस शब्द से क्या तात्पर्य है, पहले ये बताइए। आभा आंटी बोली, मेरा पोता आपको कहीं सोसाइटी में इधर उधर आवारों की तरह घूमते हुए नहीं दिखेगा,
और हमारे बच्चे अच्छे हैं, तभी तो हम इन बच्चों से उनकी तुलना नहीं करते हैं। पूनम मुस्कुराकर बोली, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे आपके भी बच्चे हैं, और जो बच्चे टहलते हैं वो सभी आवारा नहीं होते हैं, इसलिए मैं तो उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकती हूँ। शिवांगी ने काजल आंटी की बातें सुनी, जो आकर उसने अपनी माँ को बताई। सुनीता के कानों में पहले भी इन लोगों की बातें जा चुकी थीं, पर उसने कभी इस पर रिएक्ट नहीं किया। पर आज उससे रहा नहीं गया और वो बच्चों को घर पर रहने को बोली और खुद नीचे उतर कर आई। आते ही उसने सबकी बातें सुनी। वो हैरान थी कि पूनम दूसरे की बेटी के लिए सबसे लड़ रही थी। काजल जब सुनीता को देखी तो देखकर बोली, पूनम भाभी, साफ साफ बताइए, अब क्या कहना चाहती हैं? पूनम कुछ कहती उससे पहले सुनीता बोली, भाभी क्या बोलेंगी, बोलूंगी तो अब मैं। जहाँ तक दूसरों के बच्चों पर कटाक्ष और देखने की बात है, कुछ बच्चे माँ बाप को अंधेरे में रखकर और किसी अंधेरी जगह में ही गुल खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों के बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ बच्चे माँ बाप के सामने बदन तो ढक लेते हैं, परंतु कई बार ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों के बच्चे नहीं करते हैं। फिर भी मैं दूसरों के बच्चों की बुराई इस तरह से नहीं करती जिस तरह से आप सब करती हैं। इतना कहकर सुनीता पूनम को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। दूसरों के साथ पूनम सुनीता की बातों से आश्चर्य में थी। कुछ दिनों तक पूनम उन लोगों से मिली नहीं। फिर एक रोज शाम के वक्त बहुत शोर हो रहा था। सभी लोग नीचे इकट्ठा हो गए थे। पूनम भी वहां जाकर देखी तो सोसाइटी का गार्ड काजल की बेटी और आभा आंटी के पोते को पकड़े हुए था। वो सबके सामने उन दोनों को बोल रहा था, अगर यही हरकतें करनी है तो अपने अपने घरों में जाकर करो। रात के अंधेरे में गैराज के पीछे तुम दोनों सिगरेट पी रहे थे। अगर वहां आग लग जाती या किसी की गाड़ी जल जाती तो मेरी तो नौकरी चली जाती। उस दिन पूनम को सुनीता की कही हुई बातें समझ में आईं। पूनम धीरे से गार्ड को बोली, बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं इनको जानती हूँ, ये लोग आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सभी लोग कह रहे थे, देखो देखने में तो कितने संस्कारी लगते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। पूनम जल्दी से दोनों बच्चों को लेकर उनके घर पर गई। काजल और आभा आंटी अगल बगल रहती थीं। वो बच्चों को वहां छोड़ते हुए बस इतना ही बोली, कभी दूसरे के बच्चों की शिकायत करने से फुर्सत मिले तो अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया कीजिए। गलती लड़का और लड़की देखकर नहीं होती, कभी इनके मन की बातों को जानने की भी कोशिश कीजिए। इतना कहकर पूनम वहां से चली गई। जब उन दोनों को सारी बातें पता चली तो उनका सर शर्म से झुक गया। वो पूनम के घर पर आकर बोली, कल हमारे बच्चों ने हमारी नाक कटा दी, जिसके लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमें अपनी कही हुई बातों के लिए बहुत अफसोस है, हमें माफ़ कर दो। पूनम हाथ जोड़कर बोली, आंटी आप मुझसे बड़ी हैं, लड़कियों के छोटे कपड़ों से उनके व्यक्तित्व को मत नापा कीजिए। अगर कोई लड़का लड़की घूम रहा है इसका मतलब वो हर बार गलत ही है, ये कहाँ लिखा है? हो सकता है वो भाई बहन हो या दोस्त हो। बस आपसे यही विनती करूंगी कि दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा समझिए, तभी आप अपनी मानसिकता बदल सकती हैं। याद रखिए, जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो कुछ उंगली हमारी तरफ भी उठती हैं। एक रोज पूनम और सुनीता घूम रही थी। वहीं पार्क में बगल के बेंच पर मीनल और माही के साथ शिवांगी भी बैठकर बातें कर रही थी। सुनीता पूनम से बोली, पता नहीं जिनके घर में खुद की बेटियां होती हैं वो भी दूसरों की लड़कियों पर उंगली कैसे उठा सकती हैं। इन सभी कारणों से मैं शिवांगी को नीचे नहीं आने देती थी, पर जब से आपकी बेटी के साथ उसकी दोस्ती हुई है उसका मन भी नीचे आने के लिए मचलता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। पूनम बोली, तब तो दूसरों के साथ आप भी अपनी बेटी पर अन्याय कर रही थी। दूसरे अपने शब्दों से अन्याय करेंगे और आप उसे घर में रोक कर करेंगी। आज़ादी से इन्हें अपने पंख फैलाने दीजिए। बोलने वालों को ईश्वर भी नहीं रोक सके तो हम तो इंसान हैं। फिर भी कुछ लोगों को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। पूनम ने सोचा यही समय है बिगड़े हुए रिश्तों को एक करने का। वो सुनीता को सबके पास ले गई और बोली, देखिए अपनी मंडली के एक नए सदस्य को लेकर आई हूँ, स्वागत कीजिए इनका। काजल और आंटी चुपचाप बैठी थी। पूनम बोली, आंटी गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, पुरानी बातों को भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए। काजल और आंटी ने संगीता से माफ़ी मांगी। संगीता बोली, जब आपको एहसास हो ही गया है तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ
अच्छा है, बच्चों पर आप सबकी नज़र रहेगी तो बच्चे गलत काम नहीं करेंगे। आपने मेरे बच्चों को अपना मान लिया तो माफ़ी की तो बात ही नहीं उठती। संगीता के इतना कहते ही मानो आंटी और काजल के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, जिसके लिए सबने पूनम का धन्यवाद किया। अब जब कभी वे साथ बैठती हैं और अगर काजल या आभा आंटी दूसरे बच्चों को देखती और बातें करती थी तो पूनम और संगीता उन्हें आंखें दिखाती थी। उन्हें अपनी पुरानी की हुई गलती याद आती थी। दूसरों के बच्चों और परिवार पर उंगली उठाना बहुत ही आसान होता है। जब वही घटना अपने परिवार पर बीतती है तब इंसान को समझ में आता है। तो सदा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो बाकी की उंगलियां आपको अपनी तरफ इशारा कर रही हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना लें। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।